नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में 18 जिलों की 121 सीट पर मतदान जारी। 3 बजे तक 53.77% से अधिक वोटिंग दर्ज। बेगूसराय में सबसे अधिक लगभग 60% मतदान दर्ज। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में 58% से ज्यादा वोटिंग। बिहार के रण में दिग्गजों ने डाला वोट। सीएम नीतीश कुमार और दोनों डेप्यूटी सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और लालू परिवार ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। महागठबंधन के नेता भी दिखे कतार में। बिहार के दूसरे चरण के प्रचार में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी ने अररिया और भागलपुर में राजद और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राजद और कांग्रेस ने भड़काए मजहबी दंगे। महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज ठोंक रहे हैं चुनावी ताल। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी जहाज ईक्षक। समंदर में उतरते ही भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। जरूरत पड़ने पर आपदा राहत में भी होगा मददगार। और आइए अब तो चौथे टी20 की हम बात करें तो भारत ने रखा 168 रनों का लक्ष्य। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। आज दोपहर 3 बजे तक 53.77% मतदान हुआ है। बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा 59.82% मतदान दर्ज हुआ है। गोपालगंज जिले में 58.17% वोट डाले गए हैं। इसके अलावा लखीसराय में 57.39%, भोजपुर में 50.07, बक्सर में 51.69, दरभंगा में 51.75, खगड़िया में 54.77, मधेपुरा में 55.96, मुंगेर में 52.17, मुजफ्फरपुर में 58.40, नालंदा में 52.32, पटना में 48.69, सहरसा में 55.22, समस्तीपुर में 56.35, सारण में 54.60, शेखपुरा में 49.37, सिवान में 50.93 और वैशाली में 53.63% मतदान दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से डीडी न्यूज़ संवाददाताओं ने बात की। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय निवासी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए और सबको मताधिकार करने के लिए प्रेरित किया। वोट दे चुके हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के युवाओं को नई ऊर्जा और क्रांति के लिए। वोट देने से पहले का विचार कीजिए और सोचिए, और जो युवा हैं उनसे, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, उस समय क्या स्थितियां थी, और एनडीए सरकार जब 2005 के बाद बनी, स्थितियां बदली। आज गरीब महिलाएं जो हैं 10-10 हजार रुपया सबको मोदी सरकार देने का काम किया ताकि वो स्वावलंबी बने, अपने रोजगार स्थापित कर सके। मैं सब जनता से अपील करता हूं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके वो आके मतदान करें, अपने पंचायत का नाम
60-70% से ऊपर रखें, ताकि अच्छा सरकार और अच्छा कैंडिडेट का चयन हो पाए। वोटिंग सिस्टम बढ़िया था, बढ़िया से दिए वोट। घर पे नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर निकल के वोटिंग देना चाहिए, क्योंकि बढ़िया सरकार होना सब हक रखते हैं। अपना मत अपना अधिकार, लोकतंत्र के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। बिहार के विकास के लिए वोट बहुत जरूरी है। मतदान सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए और मतदान बहुत अच्छा से और बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विजय कुमार सिन्हा की कार को घेरते हुए चप्पलें फेंकी और पथराव किया। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं और इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और वोटिंग से रोक दिया। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। वहीं दूसरे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया और भागलपुर में एनडीए की विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने डबल इंजन सरकार में बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करके एनडीए के लिए वोट मांगे। अररिया की जनसभा में पीएम ने राजद कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर कटाक्ष किया। राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जंगल राज ने बिहार की जनता के सपनों को कुचल दिया। अरे वहाँ निषाद राज है, जरा वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ वाल्मीकि जी है, अरे वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ माता शबरी है, अरे वहाँ तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। पीएम ने एनडीए की डबल इंजन सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने कहा कि राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान करते हैं। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। भागलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद के एक दूसरे को नीचा दिखाने का जिक्र किया। पीएम ने पहले चरण के मतदान में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी को सराहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी हैं और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। पीएम ने कहा कि जंगल राज की जिस पाठशाला में राजद वाले पढ़े हैं, वहां आज से अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। पीएम ने कहा कि राजद ने बिहार को जातीय दंगों में झोंका तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे भड़काए। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता,
वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री की दोनों ही जनसभाओं में भारी जनसमूह उमड़ा। रैली में आए लोग जोश से भरे दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने बिहार में एक चुनावी रैली में तेजस्वी यादव पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि तेजस्वी के पिता भी मोदी जी का कुछ नहीं कर सके। जब तक हिंदू एक रहेंगे तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम्हारा बाप ने मोदी को कुछ नहीं कर सका और तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदू एक रहेगा ना तो तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन यादव ने बिहार में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। यादव ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी सुप्रीम कोर्ट से राम और कृष्ण के जन्म प्रमाण मांग रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म के प्रमाण मांगना देश की संस्कृति का अपमान है। भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा? अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का। वो वहां प्रमाण मांग रहे थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज चंपारण की धरती पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को दिशा दिखाने में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता को देश के निर्माण में अपनी भागीदारी समझनी होगी। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया। और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहाँ चंपारण इलाके के किसान थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने रोटोरुआ में फ्री ट्रेड बातचीत के चौथे राउंड की अगुवाई की। उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ फाइनेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और आईटी जैसे सेक्टर्स में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने रोटोरुआ की
ते पुया थर्मल वैली में माओरी संस्कृति का भी अनुभव किया। इस दौरान पारंपरिक स्वागत गानों, मंत्रों और प्रसिद्ध माओरी हाका नृत्य में हिस्सा लेकर उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी और मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता होगा जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में सहायक होगा। मैं समझता हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज जो मिलकर आपस का व्यापार भी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मिलकर पूरे दुनिया में दोनों देश का व्यापार बढ़ेगा। ये एक बहुत अहम एफटीए होगा, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जो भारत के विकसित भारत 2047 के अमृत काल के यात्रा में बहुत कारगर साबित होगा। बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और प्रहलाद जोशी ने भाग लिया। इस अवसर पर शोभा करंदलाजे ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकारें रोजगार योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता करती हैं, उसी तरह एमएसएमई के लिए भी एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए। Encouraging state governments to create separate unit for separate department for the MSMEs. Different programs are going on, like Pradhan Mantri Rozgar Yojana. We are helping employees and employers for the new appointments. देश का जीडीपी में हमारा contribution है 30%. And for manufacturing sector, we are contributing 45%. And for the export, we are contributing 40%. Government of India should buy from MSMEs, but this year it reached 33%. 33% of the materials bought from MSMEs. Really, it's a very good hype in the MSME market. इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के सफल विकास और प्रक्षेपण को देश की बड़ी उपलब्धि बताया। Mars orbiter mission, we have to travel almost 68 crore kilometers and restart the engine after 295 days. Please understand, if somebody is going on vacation, coming back after 60 days and start his car, you will understand what type of difficulty it is. Here, after 295 days, we have to restart the engine. Please understand, Honorable Prime Minister is in the ground floor, in the first floor, and we are all in the ground floor. The engine has to restart, and we have developed and delivered the engine. You can understand what type of tension, what type of movement it will be. And perfectly restarted. And India is the only country, first country, succeeded in the first attempt in the Mars orbiter mission. सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ट्रायल अब इस केस में पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल देने से इनकार कर दिया। इस वर्ष अक्टूबर में HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 58.9 दर्ज किया गया। ये डेटा इस बात को दर्शाता है कि भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 50 मार्क के साथ साथ लंबे समय के अपने औसत 54.3 से काफ़ी ऊपर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते महीने अक्टूबर में नए बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस बीच मजबूत मांग और GST रेट में कटौती की वजह से अक्टूबर में
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़कर 59.2 हो गई। अक्टूबर में एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सितंबर के 57.7 से अधिक रहा, जो सेक्टर में तेजी से हुए सुधार को दर्शाता है। अक्टूबर का 59.2 अगस्त में रिकॉर्ड किए गए 59.3 से थोड़ा ही कम था। प्रांशुल भंडारी ने अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने को लेकर कहा कि बीते महीने मजबूत मांग ने आउटपुट को बढ़ावा दिया, इससे नौकरियों के अवसर पैदा हुए और कंपनियों को नए ऑर्डर मिले। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल इजराइल के दौरे पर है। राजेश कुमार सिंह ने सह उत्पादन और सह विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रमुख इजरायली रक्षा कंपनियों एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दौरा किया। उनके इस दौरे का उद्देश्य मौजूदा साझेदारियों को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी और देश के युवाओं, विशेषकर देश भर के महत्वाकांक्षी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी आदर्श बनने के लिए उनकी सराहना की। इस अवसर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति मुर्मू को टीम की जर्सी और टीम के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित विश्व कप ट्रॉफी भेंट की। गौरतलब है कि भारतीय दल ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाकर देश को गौरवान्वित किया। अगले कुछ वर्ष खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के तौर पर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम हो ही रहा है, इसके साथ साथ मेजबानी से जुड़े तमाम बिंदुओं को भी मजबूती कैसे मिले, इस पर भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं सामने हैं। दरअसल ओलंपिक के मंच पर खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव पर निर्भर करता है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू मेजबानी के मोर्चे पर इससे जुड़े तमाम बिंदुओं के सुगमता का है, यानी खेल आयोजन के माध्यम से हर उस बात का सरल होना जो एक बड़े आयोजन के समय देश के सामने होती है। मसलन यातायात के साधनों और ठहरने के संसाधनों की उपलब्धि और उन तक आम व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाना। इन्हीं बातों को लेकर दिल्ली में सुगम्यता अधिकार संगठन स्वयं के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इन तमाम पहलुओं को न केवल सामने रखा गया, बल्कि इसमें बेहतरी लाने के कौन कौन से रास्ते हैं, इन पर भी एक राय बनाने का प्रयास हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती है जी ट्रांसपोर्ट में। देश हमारा बहुत बड़ा है और 70% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। गांव से टैलेंट को शहरों तक आना मुश्किल होता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को जैसे रेलवेज़, बसेस, प्राइवेट टैक्सीज़ अगर ये एक्सेसिबल होते हैं तो उससे बहुत सारा जनशक्ति, बहुत सारा टैलेंट हमको देश में अपना देश का नाम ऊंचा करने में हमारी मदद करेगा। इस दिशा में खिलाड़ियों ने भी अपने विचार साझा किए और मानसिक दृढ़ता के बल पर इसमें आगे बढ़ने की बात कही। स्पोर्ट्स तभी संभव है जब एक्सेसिबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो, या पब्लिक बिल्डिंग्स या स्पेसेस जैसे स्टेडियम्स या मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो एक्सेसिबिलिटी तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं खेल की, तो एक खिलाड़ी सिर्फ सीधा स्टेडियम में नहीं बनेगा। उसको इतना हक मिलना चाहिए, इतना एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए कि वो जब बच्चा है, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन या नॉन डिसेबल्ड पर्सन, वो पार्क तक जा सके।
इन बातों पर मजबूत होकर बड़ी विश्व प्रतियोगिताओं की मेजबानी के दावे को और भी सशक्त किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जमीनी स्तर पर इसे अमल में लाया जाए, जो जाहिर तौर पर एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसे व्यापक रूप जरूर दिया जा सकता है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।